Unacademy. Let's crack it. हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पे। आज का दिन हमारे और आपके लिए और देश के बहुत सारे लोगों के लिए आम होगा, लेकिन कुछ चंद नौजवानों के लिए आज का दिन एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर है, माइलस्टोन है, और उनके करियर और उनकी जिंदगी काफी हद तक बदली है। और ये सब कुछ हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एक रिजल्ट से और एक लिस्ट से, जिस लिस्ट में अपना नाम हजारों लाखों आंखें हर साल खोजती हैं। और आज कुछ हजार स्टूडेंट्स ने उस लिस्ट में अपना नाम पाया है और सफलता अर्जित की है। आज ऐसी ही एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के साथ हम रूबरू होंगे, जिन्होंने न केवल अपना नाम उस लिस्ट में दर्ज कराया है बल्कि काफी ऊपर दर्ज कराया है। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द वेरी सक्सेसफुल नाउ संजिता महापात्रा का। हेलो संजिता, वेलकम टू अनअकैडमी। Hello sir, thank you so much. So before starting the interview, I would like to ask कि कैसा लग रहा है? सिंक इन हो चुकी है फीलिंग की रैंक 10 आई है? नहीं, ये फीलिंग कभी सिंक इन नहीं होगी, आज तो नहीं होगी, क्योंकि ना आप यूपीएससी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब तक लिस्ट में ना निकले तब तक किसी को नहीं पता रहता कि उस लिस्ट में नंबर आपका रैंक कहाँ होगा। तो मेरा था कि लिस्ट में बस नाम आ जाए। वो आप जब मेंस लिखते हो आपको लगता है बस इंटरव्यू हो जाए, फिर जब आप इंटरव्यूज देते हो फिर आप सोचते हो नाम आ जाए। तो बस वो ख्वाहिश थी, कभी सोचा नहीं था कि इतने ऊंचे रैंक पे आ जाऊं। वो ख्वाहिश फ्लाइंग कलर्स के साथ पूरी हुई, जो कि अनबिलीवेबल सा है आज का दिन आपके लिए। हाँ, ओके। सो व्यूअर्स को मैं सबसे पहले संजिता के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि संजिता जो है बेसिकली इंजीनियर हैं। इन्होंने 2012 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। संजिता शुरू से ही काफी ब्राइट स्टूडेंट रही हैं। इन्होंने 10th में भी 96% मार्क्स हासिल किए, 12th में भी इन्होंने 87% मार्क्स हासिल किए, कॉलेज में भी बहुत ही सिंसियर रही हैं, 9 पॉइंटर रही हैं ये। और मैं संजिता से सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, कितनी लंबी जर्नी रही है, कितनी ये आज ऑल इंडिया रैंक 10, ये कितने साल, कितने महीने, कितना लंबा सफर है? चाइल्डहुड ड्रीम ही था मेरे लिए तो आईएएस। तो बचपन से ये सोचा था कि ये बनना है, बट हाँ, प्रिपरेशन की बात करी जाए तो कॉलेज +2 के बाद मन था कि ह्यूमैनिटीज पढ़ना है। पापा मम्मी से बोला कि सोशल साइंसेज लेना है, सेंट जेवियर्स कैलकाटा, यही एक कॉलेज का नाम मुझे तब पता था। मुझे तब ये भी नहीं पता था कि जेएनयू होता है, हिंदू कॉलेज होता है, आइडिया ही नहीं था। तो बट तब पीयर प्रेशर था कि नहीं, इंजीनियरिंग करो, इतने अच्छे मार्क्स रखते हैं, आर्ट्स थोड़ी ना पढ़ते हैं। तो फिर इंजीनियरिंग करा मैंने। इंजीनियरिंग के टाइम न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया, वो बेबी स्टेप था मेरा, बहुत मुश्किल। हिंदू सब पढ़ते हैं तो वो कोशिश जारी रही कि हिंदू पढ़ना है, वो कोशिश करी मैंने। उसके बाद टाटा मैग्रो हिल का एक बहुत मोटा सा बुक आता है जीएस प्रिपरेशन का, तो वो ले लिया था और वो 1 साल तक पढ़ने की कोशिश करी। तब तक 2 अटेम्प्ट दिए थे मैंने कॉलेज के टाइम, तो पता भी नहीं था कि सिलेबस नहीं था मेरे पास, मतलब आई वॉज नॉट अवेयर कि सिलेबस से मैच करके आपको बुक्स रखनी है। तो तब प्रिपेयर करा। उसके बाद नौकरी के टाइम पे बहुत कोशिश करी, ऑन एंड ऑफ पढ़ने की। एक बार अटेम्प्ट भी दिया, नौकरी में काफी प्रेशर था। अब वैसा नहीं रहा कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं, बहुत ज्यादा काम था। फिर फाइनली सोचा कि अगर एफर्ट मारना ही है तो बहुत मुश्किल से रिजाइन किया। फिर उसके बाद 1-2 साल फुल फ्लेजेड जी जान लगा के मेहनत करी। तो काफी लंबा ही सफर था। नहीं, मैं अपने व्यूअर्स को ये स्टोरी चाहता था कि सुने, क्योंकि अब बहुत सारे हमारे लर्नर्स अनअकैडमी पे भी और देश के छोटे शहरों में, बड़े शहरों में बहुत सारे लोग जॉब के साथ तैयार करते हैं। तो के लिए संजिता एक एग्जाम्पल है कि ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ आप तैयार नहीं कर सकते। संजिता ने भी बोला कि आज जॉब की प्रोफाइल चेंज हो गई है, अब काम हर जगह है गवर्नमेंट सेक्टर में, उसके बाद भी संजिता ने मैनेज किया। संजिता, मैं क्विकली चाहूंगा, ये क्वेश्चन हम लोगों को एज एन एजुकेटर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि सर मैं जॉब में हूँ, वर्किंग के साथ आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करती थी, क्या शेड्यूल होता था, थोड़ा सा अगर आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। मेरा हमेशा से मुझसे सब पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ती थी। मेरा कभी भी घंटा नहीं रहता था, मेरा रहता था कि आज एक दिन है हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट कंप्लीट करना है।
तो दैट इज माई गोल। और ये नहीं कि एक दिन में मैंने सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ा, चेंज करते रहना चाहिए, नहीं तो सैचुरेशन आ जाता है। मैं ऑफिस गई, सुबह 9 बजे गए, आप यू कम बैक बाय 5-6, 1 घंटा ब्रेक लिया, उसके बाद आपने आज सोचो हिस्ट्री का एक पार्ट कंप्लीट किया सिलेबस के हिसाब से, एक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया या 2 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली, या उसके साथ करंट अफेयर्स पढ़ लिया, हिंदू ऑफिस के टाइम में हिंदू पढ़ लिया, करंट अफेयर्स और हिंदू पढ़ लिया, वापस आया तो एक एक टॉपिक। आई यूज टू मेक अ शेड्यूल फॉर अ कंप्लीट मंथ कि संडे बैठा, संडे को रिवीजन किया, बस संडे जितना पढ़ा है, मैं नोट्स बनाती थी काफी, तो वो नोट्स मैंने रिवाइज करा और संडे को फिर से डिसाइड किया कि पूरे हफ्ते में मैं क्या खत्म करूंगी। ये टारगेट रहना था मेरा कि प्रीलिम से पहले 1 महीना मैंने सिर्फ रिवाइज करना है, अगस्त तक मुझे मेरे ऑप्शनल का ये खत्म करना है। तो हमेशा मैं रात को जब सोने जाती थी तो मेरा ये रहता था कि आज जो शेड्यूल किया था मैंने वो खत्म होगी, ये नहीं कि आज मैंने 10 घंटे क्लॉक कर लिए पढ़ाई के। बेसिकली संजीता, आप करंट अफेयर्स को अपने ऑफिस टाइमिंग्स में किसी तरह मैनेज करने का कोशिश की, ऑल्दो ये बड़ा चैलेंजिंग रहता रहा होगा आपके लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं डिसरप्शंस और डिस्ट्रैक्शंस आते रहे होंगे, और आप सुबह और शाम के वक्त आप अपना बेसिकली जीएस को कवर करने की कोशिश करती थी, डेली और मंथली टारगेट्स बना के चलते थे और रिवीजन पे विशेष फोकस रहता था। ये सवाल मैं अगला आपको बाद में पूछता, पर चूंकि आपने शॉर्ट नोट्स का नाम लिया, मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं और आपने ये बोला तो मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स का एक बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है, क्या स्टैटिक पोर्शन का शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, क्या करंट अफेयर्स का शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, एंड हैंड रिटन नोट्स वर्सेस डिजिटल नोट्स, इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए वो तो बहुत इंडिविजुअल इंसान पे डिपेंड करता है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर से नाता थोड़ा दूर का था, तो वी वर नॉट वेरी कंफर्टेबल, हमें पेन एंड पेपर चाहिए रहता था, तो मेरे हैंड रिटन नोट्स होते थे। बट विथ टाइम मैंने देखा कि कुछ कुछ स्निपेट्स पढ़ रही हूँ मैं ऑनलाइन, अचानक से उसे लिखने का टाइम नहीं हुआ, तो नोट्स बनाने, एवर नोट मेरा बहुत अच्छा साथी बन गया था। उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स। मेरे नोट्स ऐसे थे कि हिंदू मैंने अगर पढ़ा तो मैंने जीएस के हिसाब से डिवाइड कर लिए नोट्स, ताकि मैं जब जीएस 1 की पढ़ाई करूं तो सिर्फ जीएस के नोट्स करूं। स्टैटिक का आप जो बात कर रहे हैं, स्टैटिक के लिए मैंने नोट्स बहुत रनिंग नोट्स बनाए थे, जैसे कि एनसीआर, मतलब ब्रॉड चीज, क्योंकि ना स्टैटिक वाले प्रीलिम्स में काफी फोकस में आते हैं, तो ब्रॉड नोट्स बनाए थे, नेम खाली, जैसे कोई एरा का हुआ, उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, वैसे नोट्स बनाते थे, बहुत डिटेल्ड नहीं। बट करंट अफेयर्स के नोट्स मेरे थोड़े डिटेल्ड होते थे, ये सोच के कि मेंस में अगर ये क्वेश्चन आया तो इसमें मैं कौन सा पार्ट यूज कर सकती हूँ, पूरा नहीं। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत लंबा है, ये नहीं कि ये मुझे 1 साल में आ गया कि कैसे नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना सीखना मुझे 2-3 साल लग गए, टू जो नोट्स मैं ऐसे लिखूं एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर सकूं, वो नोट्स स्टूडेंट्स को ऐसा बनाना है कि वो एग्जाम के टाइम पे, मतलब कई बार एक ऑब्सेशन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि बहुत ज्यादा कॉपी कर दिया और फिर रिवाइज ही नहीं कर पाए, रिवाइज नहीं हो पाता। एक छोटा सा सवाल, ताकि आपका, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि न केवल संजना जॉब में थी बल्कि संजना मैरिड भी है, और इन दोनों चैलेंजेस के साथ अपने इतने लंबे सफर को, 5th अटेम्प्ट था राइट संजीता, 5th अटेम्प्ट था आपका, 5वें अटेम्प्ट तक मोटिवेशन क्या था, व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड? इतने कई बार हम लोग स्टूडेंट से पूछते हैं, मुझे हर दिन मैसेजेस आते हैं कि सर डिमोटिवेट हो गए हैं, मन नहीं लग रहा है, कई बार लगता है छोड़ दें, कैसे इतना लंबा सफर, व्हाट केप्ट यू गोइंग? यू आर सो ट्रू। प्रीलिम्स लिखो, फिर 2 महीने वो इंतजार करो, फिर मेंस लिखो, फिर इंतजार करो, हर एक दिन लगता है कि अब छोड़ देती हूँ। मुझे बहुत बार ऐसा लगा जब मैंने नौकरी छोड़ी, बीइंग अ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन, आप जब 2 साल तक आपके हाथ में सैलरी नहीं आती, वो नहीं कि आप फाइनेंशियली ट्रबल्ड हो, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी जगह होती है। आप कोई चीज खरीदो, कुछ भी खरीदो, वो हर वक्त लगता है, हर एक पल लगता है। बट एज यू सेड, क्या मोटिवेट करता है, देखो मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड सब मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट सिस्टम है, बट एक टाइम पे वो भी थक जाते हैं। उस टाइम पे आप खुद, यू योरसेल्फ आर द मोटिवेटर। मैं खुद से यही सवाल पूछती थी कि मैंने इतना टफ करियर ऑप्शन चूज क्यों किया, व्हाट वाज द थिंग व्हिच मोटिवेटेड मी टू बी इन दिस फील्ड फॉर द एट द फर्स्ट प्लेस। जब वो याद करती हूँ और अपना पूरा बचपन याद करती हूँ, आई रिवाइंड द होल थिंग, it makes me emotional,
फिर अगले दिन डे 1 से फिर से स्टार्ट कर पाती हूँ। तो आई थिंक इट्स योर सेल्फ मोटिवेशन और हार्डवर्क और परसिवरेंस, पेशेंस की तो बहुत जरूरत है यूपीएससी में। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो अंदर से कंक्लूजन ये है कि आपके अंदर बसा हुआ था ये सपना बचपन से, और एक्सटर्नल मोटिवेशन तो जो था वो था, सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद अंदर से था कि ये करना ही है। क्योंकि आई थिंक एक्सटर्नली इतना चैलेंजिंग एग्जाम, खासकर जॉब के साथ आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड रहना टफ है अगर आप अंदर से बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नहीं हो। ये कह सकते हैं कि इस जर्नी को शुरू करने से पहले अपने आप से शायद पूछना होगा कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, why do I want to do this? और अंत तक ये याद रहे सफलता पाने तक। एक छोटी सी बात की, कई बार स्टूडेंट, आज आपने बोला उसी को बड़े शॉर्ट में संक्षेप में मैं पूछूंगा कि 10th रैंक आएगी, ये कभी एग्जाम के मेंस देके, इंटरव्यू देके कभी लगा था टॉप 100 में नाम आएगा? आपने भी लिखा होगा, आप कभी ऐसा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स कभी नहीं सोचते, ये बहुत ही वो टॉप 5% होते हैं जिनको लगता है कि हो जाएगा। मैं इंटरव्यू देके निकली इस बार, मैंने इतनी पूरी जिंदगी वेट किया था इस इंटरव्यू के लिए। आई थॉट आई विल क्रैक इट, द इंटरव्यू विल बी माय बेस्ट। मैं गई, वो मास्क पहन के, शील्ड पहन के, इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। मतलब अच्छा बोला होगा बट मेरा मन में कुछ और था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बहुत बुरा गया, बहुत बुरा गया मेरा इंटरव्यू, मेरा लिस्ट में नाम शायद ना आए। 5वें अटेम्प्ट में भी ये फीलिंग थी और आपकी रैंक 10 आई। तो वो वाली जब आई तो मैं आधे घंटे तक रोई थी, पहला रिजल्ट सुन के विश्वास नहीं हुआ था। तो वो कभी नहीं सोचा था मैंने कि 10th आएगा। सो स्टूडेंट्स और जो भी इस फील्ड में आते हैं उनको ये बहुत बड़ा मैसेज है कि लगे रहना होता है, डटे रहना होता है, और रिजल्ट अपनी मेहनत पे छोड़ना होता है। जब रिजल्ट आना होता है तो आ जाता है। शॉर्ट में मैं ये पूछूंगा कि आपने तैयारी क्या किसी ट्रेडिशनल कोचिंग से की या खुद से ज्यादा सेल्फ स्टडी ऑनलाइन? अनअकैडमी का क्या रोल रहा आपके प्रिपरेशन में, और आपने कैसे अपनी तैयारी जॉब के साथ मैनेज की अगर आपने ट्रेडिशनल कोचिंग नहीं की? मैंने ट्रेडिशनल कोचिंग कभी नहीं ली थी, सेल्फ स्टडी ही था। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था कि 2-3 साल मुझे इसमें लग गए कि कौन सा सब्जेक्ट किस बुक से फॉलो करना है, टू नैरो डाउन योर सोर्सेस। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, वो नैरो डाउन करना जिससे मैं एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर सकूं, वो मैंने किया। जैसे जो कहते हैं नौकरी के साथ मैंने क्या करा, नौकरी वाज द फील्ड जब मैंने अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनाया। एनसीईआरटीज हो, बेसिक्स हो, स्टैटिक हो, वो मेरा काफी स्ट्रांग हो गया। तो जब मैंने नौकरी छोड़ी तब मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुका था। तब मुझे सिर्फ करंट अफेयर्स को ब्रश अप करना था, करंट अफेयर्स ये करना था। तो नौकरी के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि आई कुड डू एवरीथिंग अबाउट माई स्टैटिक पोर्शन। फिर बाकी अनअकैडमी, मैंने जब मेरा रिजल्ट आया था मेंस का तो मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था अनअकैडमी में। सो इट वाज माय फर्स्ट मॉक इंटरव्यू और मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। तो इट वाज अ बूस्टर फॉर मी। सो दैट इज हाउ आई प्रिपेयर्ड। तो क्या कॉलेज में भी आपने कभी प्रिपरेशन की थी? कॉलेज डेज में भी कभी इस फील्ड में थोड़ा सा शुरुआत एनसीईआरटी से? कई बार लोग बोलते हैं कि अपनी फाइनल ईयर या सेकंड लास्ट ईयर जो होता है वहीं से प्रिपरेशन करनी चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि एग्जॉस्टिव होती है। तो आपने कब वो था जब फुल फ्लेजेड आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की? मैंने प्रिपरेशन नौकरी जब स्टार्ट करा तभी से फुल फ्लेजेड की थी। इंजीनियरिंग के टाइम मेरा फोकस हमेशा हिंदू पे ही था। और उड़ीसा में थी तो इतना ऑप्शन नहीं था, हमें पता नहीं होता था कि क्या क्या होता है। तो मेरे पास एवेन्यूज नहीं थे, मैं इतना इंटरनेट में एक्टिव नहीं थी, बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं था। आई वाज वेरी नोविस। फिर उसके बाद इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं कहती हूँ जो कोचिंग नहीं लेते हैं, इंटरनेट इज देयर बेस्ट साथी। मुझे तो बहुत हेल्प मिली। इतने सारे टॉपर्स का इंटरव्यू पढ़ो, स्ट्रैटेजी देखो, तो दैट हेल्प्ड मी। तो आज आप भी टॉपर हैं, आज आप मोटिवेट करेंगी लोगों को। एक छोटा सा सवाल कि एनसीईआरटी पे बड़ा डिस्कशन और डिबेट रहता है। कई बार लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की पढ़ाई ओवर हाइप्ड है, एनसीईआरटी पढ़ना सारी, और कई बार कुछ एनसीईआरटीज पढ़नी भी चाहिए। तो एनसीईआरटी पे आप क्या एडवाइस देंगे स्टूडेंट्स को? मेरा आई विल जस्ट स्पीक फॉर माई सेल्फ। मैं किसी के लिए, आपको जैसा लगे, टेक द एडवाइस अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट। किसी के कहने पे मत जाइए। टॉपर्स को इमिटेट करने का कोई मतलब नहीं है। आपके लिए क्या काम करता है वो देखिए। मेरे लिए एनसीईआरटी
काफी काम किया था, क्योंकि ना मैंने अपना फाउंडेशन बेस वहीं से बनाया, बिकॉज आई हैड नो कोचिंग, सो आई डिड नॉट नो कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। तो जब कुछ पता नहीं होता है तो आप एनसीईआरटी से ही चालू करते हो। मैंने एनसीईआरटी की सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स सब पढ़ा था वहां से। एंड मैंने 2-3 बार रिवाइज किया है उसे साल भर में, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है एनसीईआरटी, तो इट रियली हेल्प मी। यकीनन आपकी 10th रैंक आई है तो याद होगा ही डेफिनेटली। एक छोटा सा सवाल ये है कि एक छोटा सा सवाल ये कि करंट अफेयर्स पे जाने से पहले मैं एक सवाल जो स्टूडेंट्स को खास कर मतलब क्या करना है इसकी एक फ्लड रहती है मार्केट में, बट आपसे अगर मैं पूछूं कि ऐसी क्या चीज है जो मिस्टेक्स थी आपकी प्रीवियस अटेम्प्ट में जिसके कारण आपको ये 5वां अटेम्प्ट देना पड़ा, और अब एज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट आपको लगता है कि मेरी ये गलतियां थी जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, तो उनके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकता है। मैंने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट तो ऐसे ही दिए थे जब मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था यूपीएससी के बारे में, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। 3rd अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में मैंने बहुत सारे सोर्सेज से पढ़े, तो मुझे वो भी नहीं समझ आया। फाइनली जब क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से पढ़ना है। 4th अटेम्प्ट जो मेरा था तब मैंने काफी कुछ चेंज किया था, नैरो डाउन किया था अपने सोर्सेज, और मैंने वो जो हमेशा सब कहते हैं रिवीजन, मैंने एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा बिफोर। ऐसे नहीं कि प्रीलिम्स के 1 हफ्ते पहले मैं एनसीईआरटी रट रही हूँ, तब मैंने अपने नोट्स जो बना रखे हैं करंट अफेयर्स वो पढ़े। आप करंट अफेयर्स भी 100 जगह से पढ़ने की कोशिश अपने प्रीलिम्स के आगे मत करिए। अगर आपको मन है कि यू वांट टू एक्सपैंड योर करंट अफेयर्स नॉलेज, कीप इट मच बिफोर देन योर प्रीलिम्स। आप 1 महीना प्रीलिम्स के पहले योर कंप्लीट फोकस शुड बी मैंने जो बना रखा है जैसा है उसे रिवाइज करते जाओ। स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स तो डेली आते हैं, आप डिसाइड कर लो कि कौन से एरिया से करंट अफेयर्स करने हैं, विजन करने हैं, किसी के भी करने हैं। आप मार्केट में अभी काफी आ गए हैं, तो डिसाइड अ सोर्स एंड इट विल हेल्प यू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, 2-3 जगह से टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। वो आपको मुझे वो काफी हेल्प करता था कि जब मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व करती, एक इंसाइट डेवलप होती है एलिमिनेट करने में एग्जाम में यस कैसे आएंगे। वेरी और ओके, सो ऑप्शनल और जीएस को आप कैसे बैलेंस करती थी संजीता? कई बार स्टूडेंट्स एक सवाल पूछते हैं, और इस सवाल से पहले एक सवाल मेरा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, एक बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन टॉपर से और हम एजुकेटर से पूछा जाता है कि हाउ टू चूज एन ऑप्शनल। तो बड़े संक्षेप में मैं चाहता हूं कि आप चूंकि एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप बहुत इसका एक सदा हुआ आंसर दे सकती हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए भी आपने सोशियोलॉजी चुना। सो बेसिकली व्हाट पीपल शुड कीप इन माइंड, हाउ टू चूज एन ऑप्शनल का एक आंसर स्टूडेंट्स के लिए आपकी तरफ से। मैंने पब्लिक एड एक बारी थोड़ा सा पढ़ा, आई ट्राई टू रीड दैट, आई रेड सोशियोलॉजी, आई रेड ज्योग्राफी। फिर मैंने डिसाइड किया कि इन तीनों में से विच इज समथिंग आई एम एबल टू कनेक्ट टू। मेरे लिए सोशियोलॉजी एट अ वेरी मेंटल लेवल बहुत अच्छा कनेक्ट था। आई रियली लव्ड दैट सब्जेक्ट बिकॉज आई कुड रिलेट टू एवरीथिंग विच वाज बीइंग टॉट एट दैट सब्जेक्ट, सोसाइटी के ऊपर, फैमिली के ऊपर। तो मुझे लगा आई कुड लव दैट सब्जेक्ट। मेरे लिए था कि इफ आई लव दैट सब्जेक्ट द सब्जेक्ट विल लव मी बैक। मेरे लिए स्कोरिंग, तब मेरे दिमाग में इतना स्कोरिंग वाला चीज नहीं था, बिकॉज स्कोरिंग तो बहुत सारे लोग बहुत सारे टॉपिक्स में कर रहे थे, जैसे मैथ्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो वो नहीं था। समथिंग विच यू रियली लाइक, जो हो सके, जैसे एंथ्रोपोलॉजी बहुत लोग लेते हैं, बट आई कुड नॉट कनेक्ट टू दैट सब्जेक्ट। मेरे लिए टू बी फ्रैंक इट वाज समथिंग आई कुड कनेक्ट टू, एंड सोशल साइंसेस मेरा पढ़ने का मन था, सो सोशियोलॉजी वाज द बेस्ट ऑप्शन। इंटरेस्ट रहना चाहिए स्टूडेंट्स को, ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट, ताकि आप उस सब्जेक्ट के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड कर सकें और बोर ना हो। आप पता है जब मैंने आंसर्स लिखे ना सोशियोलॉजी के, मुझे लगता है कि मेरे ऑप्शनल में काफी मार्क्स होंगे, क्योंकि ना मुझे इतना इंटरेस्ट आया। मैंने उस सारे टॉपिक से बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ाई करी जब मेरे पास वो टाइम था मेंस के बाद, तो उससे क्या हुआ, मेरे आंसर्स बहुत एनरिच हो गए। जस्ट बिकॉज मुझे वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ये नहीं कि मुझे उसमें 100 मार्क्स लाने हैं, तो उसकी वजह से व्हेन यू हैव एन इंटरेस्ट सब्जेक्ट, अपने आप बहुत अच्छे आंसर्स लिखोगे। तो स्टूडेंट्स अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किससे वो कनेक्ट स्थापित कर पा रहे हैं, और उसके बाद वो अगर ऑप्शनल चूज कर सकते हैं जिसके साथ वो खूब सारा टाइम स्पेंड कर सकें, तो दैट वुड बी द परफेक्ट स्ट्रेटजी। और ऑप्शनल और जीएस के बीच में आप तालमेल कैसे बैठाते थे? क्या प्रोपोर्शन रहता था ऑप्शनल का पढ़ने का, जीएस का? क्योंकि
प्रीलिम्स की एक तैयारी एक लेवल के बाद होने के बाद जो चैलेंज होता है वो मेंस के जीएस का और ऑप्शनल को बैलेंस करने का होता है। yes. कैसे टाइम मैनेजमेंट और प्रपोर्शन क्या रहा? मैं क्या करती थी, मैं इनिशियली सुबह मेरा हमेशा जीएस रहता था, फर्स्ट हाफ पूरा, सेकेंड हाफ 2 घंटे ऑप्शनल, 1 घंटा जीएस4 और ऑप्शनल में साथ में रखती थी हमेशा, जो सेकेंड हाफ करती थी। फर्स्ट हाफ मेरा जीएस 1 2 3 ऑल्टरनेट कर करके पढ़ती थी मैं। तो एवरी डे का मेरा यही था। संडे को करंट अफेयर्स जो हिंदू के मैंने लिख के रखे हैं सारे पेपर्स के, उसको एक बार रिवाइज कर लिया। तो हिंदू की आप रेगुलर रीडर थी? द हिंदू एक पेपर आप रेगुलरली एक पेपर खुद से डेली पढ़ती थी, बिसाइड्स मार्केट में आज जितने कंपाइलेशंस, शॉर्ट नोट्स, वीडियोस हैं? मैं कंपाइलेशंस हमेशा मेंस के पहले पढ़ती थी। मैं कंपाइलेशंस इनिशियली नहीं स्टार्ट करती थी, मैं कंपाइलेशंस हमेशा लेट स्टार्ट करती थी। मेरा हमेशा फोकस रहता था कि इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एडिटोरियल्स हो गए। आजकल तो टेलीग्राम पे काफी सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आ जाते हैं, तो उनका एक कंपाइलेशन कर सकूं ताकि मेरा एक ब्रॉड व्यू हो जाए, तो वो करती थी हमेशा। बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ के ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग के प्रति आई एम नॉट इनटू कि वो जो भी मार्केट में जो आते हैं करंट अफेयर्स के मटेरियल जो मेंस के टाइम यूज होते हैं, वो फॉर्डर मटेरियल होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनको लास्ट में यूज करो। फैक्ट्स आपको डे 1 से नहीं याद रहेंगे, नंबर्स एंड तो नहीं आपका अभी आप अंडरस्टैंडिंग बना लो एक टॉपिक पे कि ये माइग्रेशन हो गया, कोई भी टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग बना लो, फिर फैक्ट्स ऐड करो। रिवीजन एक बहुत बड़ा पहलू है जो सबको पता है, फिर भी लोग शायद मैनेज नहीं कर पाते। आप रिवीजन कैसे मैनेज करते थे संजीता? मैं हमेशा यही फोकस रखती थी क्योंकि मुझे रिवीजन करना है, दिमाग में मेरे रहता था कि संडे रिवीजन करना ही करना है। क्योंकि ना मुझे याद है जब मेरा 4th अटेम्प्ट था, मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, 4 मोटे मोटे कॉपीज। एग्जाम के टाइम मैंने 2 कॉपी भी खत्म नहीं की। फिर मैंने सोचा मैंने इस कॉपी नोट्स बनाने में कितना एफर्ट डाला था, क्या फायदा उस एफर्ट का अगर मैंने रिवाइज ही नहीं किया एग्जाम के पहले। तो आपने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स कौन से अटेम्प्ट में निकाला? फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स मेरा 4th अटेम्प्ट में निकला था। और 5th अटेम्प्ट में आप रैंक 10 है। राइट। और स्टूडेंट्स को एक बड़ा एक वाजिब सा सवाल रहता है कि आंसर राइटिंग कब शुरू करनी चाहिए। जैसे आपका तो मुझे क्लियर कट ये समझ में आया कि ओरिजिनल पहले एक बेस बनाया आपने द हिंदू की रीडिंग हैबिट बहुत पहले से डेवलप की थी, तो आपकी ये जो न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग है इसका बहुत लंबा समय आपने न्यूज़पेपर के साथ स्पेंड किया है, तो आपको वो चैलेंजिंग और बोरिंग भी शायद अब उतना नहीं लगता होगा आपके 4th। बहुत इंटरेस्टिंग लगता था मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी 10th रैंक है, इसमें ये जो पूरा बैकग्राउंड आपका अंडरस्टैंडिंग का डेवलप हुआ है, ये कॉलेज से लेके पिछले 5 साल में सारे अप्स एंड डाउन्स के बीच में भी आपने जो खुद से पढ़ाई की न्यूज़पेपर की और खुद से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की या नोट्स बनाए, उसका बहुत बड़ा योगदान है? मुझे यही लगता है कि आप मैच्योर होते हो पूरे प्रिपरेशन के फेज में। आप हर अटेम्प्ट में थोड़ा मैच्योर होते हो, आप हर अटेम्प्ट में जानते हो कि ये कर सकते थे। तो आपने सही बोला, वो जो इन कॉलेज टाइम से जो थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई ना, मैच्योरिटी सेट इन होती गई कि जैसे अब हिंदू मैं 1 घंटे की जगह 30-40 मिनट्स में खत्म कर सकती हूँ। मुझे पता है कौन से चैप्टर मतलब कौन से एरिया में क्या स्पेसिफिक है, क्या पढ़ना चाहिए। तो दैट इज हाउ इट हेल्प्स एक्चुअली। राइट। तो जीएस 2 और 3 पे मेंस में तो आपको बहुत हद तक चूंकि करंट अफेयर्स आपका फोर्टे था और आपने खुद ओरिजिनल रीडिंग कर रखी थी, तो काफी आसान रहा होगा आपके लिए जीएस 2 और जीएस 3। आसान तो नहीं कह सकते, बट हाँ मतलब अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो गई थी। मुझे क्वेश्चन देख के समझ आता था कि हाँ मुझे इसमें क्या आंसर करना है, वो आ जाता था। मेंस में ऐसा कहा जाता है, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है मेंस में सारे पेपर्स में रैंक लाने के लिए आपके दिमाग में क्या था, और अब एज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट आपको क्या लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल किन पेपर्स का है? अब फिलहाल मुझे लगता है जब मार्क्स आएंगे मुझे ज्यादा क्लियर आइडिया होगा कि विच हैज हेल्प्ड मी, बट मुझे लगता है ऑप्शनल काफी हेल्प करता है। ऑप्शनल पे आपको ऐसा नहीं कि इट हैज टू बी गिवन प्रॉपर फोकस अलोंग विद जीएस के साथ आप ऑप्शनल को भी देखिए। एंड ऐसे को हमेशा लोग भूल जाते हैं एक टाइम पे। मैंने अपने कितने सारे फ्रेंड्स को देखा है एग्जाम के 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले सब गए ऐसे 6-7 लिख के आ गए, वो नहीं करना होता है। आपकी ऐसे की मैं स्पेसिफिकली ये पूछना ही चाहता था कि ऐसे की आपकी स्ट्रेटजी, बिकॉज ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा टॉपिक है, लोग अंत तक पूछते रहते हैं ऐसे का क्या करना, और फिर जब प्रीलिम्स निकल जाता है तो कई बार
फिर खोजते हैं कि कहाँ ऐसे लिखें। आपका क्या अप्रोच था ऐसे के लिए? ऐसे मैंने बहुत पहले से ही लिखना चालू किया था। मैंने जैसे ही प्रीलिम्स खत्म हुआ मेरा ऐसे लिखना चालू हो गया। फॉर 3 months मैंने ऐसे लिखे। प्रीलिम्स से पहले टॉपिक्स आप कहाँ से पिक करते थे ऐसे? नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन कर लिया ताकि समवन विल इवैल्यूएट, कोई बताए मुझे कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए वो ज्वाइन कर लिया था। और ऐसे की स्ट्रैटेजी, मेरी कोई ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं वही टॉपिक चूज करती थी जिसके मैं बहुत सारे डायमेंशंस लिख सकूं। वो चॉइस ऑफ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। और राइटिंग प्रैक्टिस एक बार ही आ जाएगी आपकी तो फिर आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबली लिख सकते हो। एंड वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू दैट पेपर, ऐसे पेपर। इसमें आपके न्यूज़पेपर रीडिंग और आपके जो ओवरऑल प्रिपरेशन थी, yes, बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। कुछ अलग ने ऐसे के लिए कुछ पढ़ा या कुछ नहीं किया, कुछ खास अलग से ऐसे के लिए? नहीं, ऐसे के लिए जितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जीएस पेपर्स हैं, सोशियोलॉजी ने काफी हेल्प किया मुझे टू गिव एन एंगल टू इट, सो इट हेल्प्ड। सो इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को आपने शॉर्ट में बताया कि बहुत दिन इंतजार किया था और मास्क में इंटरव्यू देके शायद वो जो सोचा था, जो बहुत दिनों से सपना था, शायद वो एक एक्सपीरियंस वाला सपना पूरा नहीं हुआ। बट डेफिनेटली आपका इंटरव्यू भी अच्छा हुआ होगा, आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है। तो थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर स्टूडेंट्स को वैसे तो शुरुआती फेज में इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचना होता है, बट फिर भी स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी रहती है, उसको अगर एड्रेस करें आप कि क्या ध्यान में रखें, या करंट अफेयर्स का रोल, या ओवरऑल प्रिपरेशन में इंटरव्यू की तरफ क्या एक छोटा सा इंक्लिनेशन लेके चलें जो फाइनली उस समय आप कॉन्फिडेंट रहे। इंटरव्यू में मुझे सबसे पहले कंफर्टेबल कराया, पूछा कहाँ से हो, क्या कर रहे हो। फिर बहुत ही पर्टिनेंट टॉपिक जो चल रहा था, करंट अफेयर्स, माइग्रेशन, उसके ऊपर पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। हमेशा जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं उनका ये रहता है कि हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या है। वो कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछते ये प्रॉब्लम क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। उनको पता है कि प्रॉब्लम्स क्यों हैं, वो चाहते हैं कि आप क्या नया लेके आ रहे हो, आप में क्या नया है। तो वो थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। आप वही घिसी पिटी लाइंस नहीं बोल रहे हो कि हम इंस्टीट्यूट खोल देंगे, हम ये कर देंगे, वो नहीं। वो चाहते हैं कि आप कुछ यूनिक लेके आओ। ऐसा नहीं कि वो सोच रहे हैं आप कर ही दोगे, बट दे वांट टू सी कि आपकी इच्छा कितनी है। और अपने स्टेट के बारे में उन्होंने मुझे उड़ीसा के बारे में काफी कुछ पूछा था, तो मैंने वो आप अपने स्टेट के बारे में आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो अपने बारे में, अपनी हॉबीज और ये सारी चीजों की तैयारी करके बेसिकली जाना होता है। और आपके फैमिली और फ्रेंड्स का डेफिनेटली बहुत बड़ा सपोर्ट रहा होगा। आपने बताया माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड, सभी का सपोर्ट था, शायद इसलिए इतना लंबा सफर सस्टेन हुआ। इसके साथ चूंकि एक ऐसे मॉडल पे आपने इस सक्सेस को क्रिएट किया है जहां पे कोई ट्रेडिशनल कोचिंग नहीं, एक ऐसे जगह से जहां बहुत ज्यादा कोई माहौल आपने कहा नहीं था यूपीएससी का, और जॉब भी जरूरी थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। आपने जॉब भी किया, शायद आपने को कभी ये लगा भी होगा कि जॉब छोड़ देना चाहिए फुल टाइम प्रिपरेशन के लिए, बट हो सकता है ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स आपको जॉब कंटिन्यू करना पड़ा। तो मैं चाहता हूं कि आपका ये सिलेक्शन टियर 2, टियर 3 छोटे शहरों में बैठे हुए उन लोगों के लिए एक मिसाल। आप उनको थोड़ा मोटिवेट करें कि कैसे जॉब के साथ लगे रहने से, धीरे धीरे प्रिपरेशन करने से, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्लान्ड वे में, पेशेंस रखने के साथ आपने कैसे सफलता हासिल की। खासकर गर्ल्स को और वर्किंग विमेन को, और वर्किंग जितने लोग हैं जो किसी नौकरी में हैं, कई बार उनको लगता है कि मोटिवेशन कैसे करूंगा, चाहते हैं करना लेकिन मोटिवेशन टूटता है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक मैसेज दें जॉब वाले उन लोगों को जिनके अंदर एक तमन्ना है इसको करने की, और उन गर्ल्स को जो कई बार बाहर नहीं जा पाती और अपने शहर से अपने घर में रह के प्रिपरेशन करना चाहती हैं, उनको आप थोड़ा मोटिवेट करें और बताएं। बहुत सारे लोगों के लिए बोला आपने। जो गर्ल्स हैं, जो घर पे रहती हैं, बाहर नहीं जा सकती, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आपके लिए बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। आप उसके थ्रू काफी कुछ सर्च करके कर सकती हैं। जो वर्किंग है, आपको अपने उसी वर्क शेड्यूल में टाइम निकालना है। आपने अगर सोचा है कि आपको आईएएस बनना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। ये रोना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये एक्सक्यूजेस है। जिंदगी में हम हर चीज के लिए एक्सक्यूज दे सकते हैं।
हमें वही सोचना है कि हम इन सब के बीच कैसे टाइम निकाल के करें, दैट विल बी योर अचीवमेंट। घर बैठे जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनके पेरेंट्स अच्छे खासे हैं, जो ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे उन्हें पता है कि कहाँ से पढ़नी चालू करनी है, वो तो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड है, सबका नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि वही लोगों को होता है, बट द पॉइंट इज आप उसके लिए कितना एफर्ट डालते हैं। देयर आर सो मेनी एवेन्यूज। अभी तो जैसे अनअकैडमी, आई रीड मेनी आर्टिकल्स फ्रॉम हियर every single day, search a topic, so these all platforms are available to you। बस यही है कि आपको इसके लिए सर्च करना है एंड बी मोटिवेटेड, अपना हार्डवर्क पे भरोसा रखिए कि होएगा, इट विल टेक टाइम बट होगा, एंड हैव पेशेंस। पेशेंस मत लूज करना, एक दिन नहीं हुआ छोड़ देना कि नहीं होगा, ये सोच लेना अगर आईएएस बनना है, हर दिन सुबह उठ के ये सोचना है आज फिर से वही लड़ाई वहीं से चालू करनी है। I have to again read the same NCERT again and again till the time I achieve it. So have faith on yourself। इस टाइम पे सब साथ छोड़ देंगे, सब में पेशेंस नहीं रहेगा, खुद पेशेंस रखना एंड स्टे मोटिवेटेड। और आखिरी में किसी एक सबसे खास व्यक्ति को आप धन्यवाद देना चाहेंगे जिसने सबसे लंबे समय तक आपका साथ दिया इस जर्नी में? ऐसे कैसे मैं एक इंसान का नाम ले लूं, सबका बहुत, उन सभी को धन्यवाद दे सकती हैं आप। सभी को ही दूंगी, मम्मी पापा दीदी। मम्मी पापा ने इतने कष्ट से पढ़ाया है विद सो मच ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, कभी उनका कम नहीं हो सकता। सास ससुर, शादी के बाद बहुत, मुझे खाना आज तक नहीं बनाना पड़ा, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बट मुझे नहीं बनाना पड़ा क्योंकि ना उन्होंने बोला कि तू पढ़ ले। और ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट, आई विल टेक हस्बैंड, मेरे बहुत सालों से मेरे साथ हैं, उनकी पूरी, वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट थे, उनके सफर में भी मैं उनके साथ थी, उनका नहीं हुआ, उनका सपना था कि मेरा हो, तो आज उनके सपोर्ट से आई एम हियर टुडे, सो आई विल थैंक यू। सो संजिता, आपने वर्किंग लोगों के लिए, लड़कियों के लिए और एक नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से आते हुए उस हर व्यक्ति के लिए एक मिसाल कायम की है, और मेरी बहुत सारी शुभकामना और बहुत सारी बेस्ट विशेस हम सब की तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से। और आपने जैसे यहाँ एक मिसाल कायम की है, आप आगे चल के भी अपने जिस फील्ड में रहे वहां भी इंस्पायर करते रहें, एक ऐसे ही लगभग इम्पॉसिबल और चैलेंजिंग से दिखने वाली चीज को ऐसे ही आसान बना दें। मेरी बहुत शुभकामना आपको, और आई एम वेरी होपफुल कि हमारे व्यूअर्स को बहुत मोटिवेशन मिला होगा कि जॉब के साथ हो सकता है, मैरिज के बाद भी हो सकता है, अगर आपके लोगों का सपोर्ट हो, आपके आसपास में पॉजिटिव एनर्जी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए, वो प्रकाश होना चाहिए जो आपको हर दिन मोटिवेट करे कि हाँ, ये मुझे अपने लिए करना है और मुझे यही करना है। मैं बस एक आखिरी चीज कहना चाहूंगी कि आप जब भी लगे डाउटफुल हो ना, खुद से बस यही पूछना कि क्यों शुरू किया था, बस फिर you will do it। All the best to all of you। Thank you so much, Sanjita। All the best। Bye। नमस्कार। Thank you।